नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे आपके प्रश्नावली 3.3 के बारे में। तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। अभी तक अपन पढ़ रहे थे बहुपदों के बारे में, अब अपन पढ़ेंगे समीकरण के बारे में। तो अब आगे की वो जो प्रश्नावली है वो चलेगी अपने द्विघात समीकरण पे। तो देखते हैं द्विघात समीकरण होती क्या है और इसको किस किस तरीके से हल कर सकते हैं। इसको हल करने के अपने पास बहुत सारे तरीके हैं, तो कौन कौन से तरीके अपन लगा के इसको निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पूरी क्लास देखिएगा ताकि आपको ये पूरा का पूरा ये जो द्विघात समीकरण हल करना है आपको आसानी से समझ में आ जाए, ताकि अगर इसमें से कोई आपका प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर तो छूटे नहीं। तो देखते हैं पहले द्विघात समीकरण होती क्या है और इसको हल कैसे कर सकते हैं। तो देखो अपन बात करें द्विघात समीकरण की, तो देखो द्विघात समीकरण आपको पता है कौन सी होती है जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है, 2। आपको बताया था बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है। तो देखो द्विघात समीकरण को कैसे लिख सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखो बराबर 0 लगाया तब ये क्या बना है, समीकरण बने हैं। जिस समीकरण की अधिकतम घात 2 होती है उसको अपन क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। यहाँ पर देखो अधिकतम घात कितनी है, 2। अधिकतम ज्यादा से ज्यादा ही 2 ही होनी चाहिए और 2 से कम भी नहीं होनी चाहिए और 2 से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, तो वो होती है द्विघात समीकरण। ये है अपनी द्विघात समीकरण। अब देखो इसको हल करने की जो विधियां हैं, द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां वो देखो कौन कौन सी है। तो पहली है गुणनखंड विधि, वो है गुणनखंड विधि। एक विधि तो ये है जिसके गुणनखंड करके अपन निकाले, जैसे आपको बताया था गुणा करने पर ये आना चाहिए और जोड़ करने या घटाने पर ये, तो पहली विधि वो है। दूसरी है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि दूसरी विधि ये है, इसको भी अपन सीखेंगे। और तीसरी और अंतिम विधि है जो है मानक सूत्र, जिसको मानक सूत्र कहते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र, या इसको तीसरा नाम और है द्विघाती सूत्र। यानी अपन एक सूत्र लगाएंगे, उस सूत्र से भी अपन क्या कर सकते हैं, समीकरण को हल कर सकते हैं। तो ये 3 विधियां हैं जिससे अपन क्या करते हैं, समीकरण के हल ज्ञात करते हैं। यानी इसके जो x के मान आएंगे, x के मान कितने आएंगे, 2 मान आते हैं x के कितने मान आएंगे, 2 मान। वो दोनों मान अपन इससे निकाल सकते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। कुछ भी आ सकता है x का मान, ठीक है। x का मान जैसे 2 और 3 आ गया, 1 और 5 आ गया, कुछ भी आ सकता है, तो 2 मान आएंगे। अब 2 मान कैसे आएंगे, क्योंकि इसके कितने हैं, द्विघात समीकरण है तो घात 2 है, तो इसके शून्य भी कितने होंगे, यानी इसके जो हल है x के मान कितने आएंगे, x के हल कितने आएंगे, 2 हल आएंगे। तो वो अपने को इसको निकाल के देखेंगे। तो वो किस तरीके से निकालना, अपने पास तीनों विधियां हैं, कोई से भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर पर्टिकुलर नाम दे देता है, इसको गुणनखंड विधि से करना है तो फिर इसी विधि से करना पड़ता है। चाहे पूर्ण वर्ग विधि कह दे, चाहे श्रीधराचार्य सूत्र कह दे, तीनों में से अगर नाम दे दिया तो फिर उससे करना है। अदरवाइज आप तीनों में से कोई सा भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे उस मेथड से आप कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है द्विघात समीकरण होती क्या है, ये द्विघात समीकरण है। आगे की प्रश्नावली पूरी इस पर चलेगी, ठीक है। HCF LCM के पहले तक 3.3, 4 और 5 ये किसके ऊपर चलेगी, इसके ऊपर चलेगी। अब इसके बाद में गुणनखंड विधि से आज अपन सीखेंगे, इसमें 3.3 के अंदर क्या है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना। इससे अपन इसके हल करना सीखेंगे। तो ध्यान देंगे इस गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं। अगर पीछे के सवाल में भी अपने काम में लिया था इसको, अगर पीछे आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं अब इसके प्रश्नावली 3.3 के सवाल। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं इसका, 3.3 का पहला सवाल आपको दिया है, निम्न समीकरणों की जांच कर बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है। इसको जांच करके देखो, गुणा में दिया हुआ है, इसको सही तरीके से अपने को पक्षांतरण करके पता लगाना है क्या ये द्विघात समीकरण है, x की घात 2 वाली समीकरण है या नहीं है। जिसकी अधिकतम घात 2 होगी x की, वही द्विघात समीकरण है। 2 से ज्यादा है वो भी नहीं है, 2 से कम है वो भी द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखो इसको कैसे चेक करेंगे, तो देखो अपन क्या करेंगे, पहले इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे, ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो इसको इससे, x को x से गुणा करते हैं तो आपको पता है क्या आता है, x²। और x को 1 से गुणा करेंगे तो x भी लिख सकते हैं या 1x लिख सकते हैं, प्लस का 8। इधर भी देखो ऐसे गुणा होगा, पहले इसको इससे गुणा करना है, फिर इसको इससे गुणा करना है, इन दोनों से पहले गुणा करेंगे। तो x को x से गुणा करेंगे तो अभी आपको बताया था x², और x को -2 से गुणा करेंगे तो -2x। देखो ये प्लस का x है, ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस।
अब क्या करना है, इस 2 की इससे गुणा करनी है और इस 2 की फिर इससे गुणा करनी है। तो देखो 2 को x से गुणा करेंगे तो प्लस का 2x, क्योंकि दोनों ही प्लस के, देखो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस का 2x। अब देखो 2 को -2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी कितना होता है 4 और माइनस का, ये 2 प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस का। अब ये देखो 2x प्लस का है ये 2x माइनस का है, तो इसमें से कट हो गया। अब देखो आगे अपने पास बचा हुआ है x² प्लस x प्लस 8 बराबर x² माइनस 4, ये तो कट गया, प्लस 2 में से माइनस 2 गया 0। अब देखो इस x को इधर लाते हैं, सभी को इधर लाते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा x² प्लस x प्लस 8 माइनस x² प्लस 4 बराबर 0। देखो x² को इधर लाएंगे तो माइनस का, और माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का। देखो बराबर के इधर लाए, बराबर के इधर कुछ भी नहीं बचा, मतलब 0। तो ये देखो x² प्लस का है, ये x² माइनस का है, फिर से कट गया x² प्लस और माइनस, तो क्या बचा अपने पास x बचा हुआ है, और ये 8 प्लस का है 4 प्लस का, 8 और 4 कितने हो गए 12 बराबर 0। तो ये लास्ट अपने पास समीकरण बनी। क्या यह x की घात 2 वाली समीकरण है क्या? x की घात 2 है तो ये नहीं है, x की घात 2 नहीं है यहाँ पे, तो यह है द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। कैसे पता लगा? x की घात अगर यहाँ पर 2 आती तो अपन कह देते ये द्विघात समीकरण है, अदरवाइज ये नहीं है। जैसे जैसे कहा हुआ है आपको वैसे गुणा करके और आप आंसर इसका निकाल सकते हो। तो इस तरीके से करेंगे तो आपको पता चलेगा ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ये अपने को पता चला ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसके बाद देखते हैं पहले का दूसरा सवाल, इसको चेक करते हैं क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखो आपको यहां पर एक सूत्र यूज करना पड़ेगा, बीजगणित का सूत्र है a प्लस b का क्यूब। क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इस सूत्र को आपको यहां यूज करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसको यूज करके और अपन इसका चेक करते हैं कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो इसके अंदर सूत्र यूज करेंगे तो अपने पास आ जाएगा, यानी a की जगह ये यूज करना है, b की जगह ये। तो सबसे पहले a का क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, ये a है और ये b है, ठीक है, प्लस 3a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और साथ में क्या करना है 3a स्क्वायर b, तो b का मान यहां पर कितना है 2, प्लस 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर, b मतलब 2 का स्क्वायर बराबर। उसके बाद में ये बचा हुआ है, ये इधर ऐसे कैसे रहेगा ये, ठीक है। इसके आगे और हल करते हैं। तो देखो ये तो हो गया x क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब देखो कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 4, 4 को 2 से गुणा करते हैं तो 8 आएगा। यहां 6 नहीं लिखेंगे, देखो ऐसे बच्चे कर देते हैं गलत, 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी 4, 2 तिये 6, तो यह 6 करते ही आपका क्या हो जाएगा गलत। तो आपको कितना लिखना है 8, तो 2 की क्यूब कितना होता है 8, प्लस ये 3 को 2 से गुणा करो कितना आ जाएगा 6, 3 को 2 से गुणा करने पर 6, और ये x को स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। यहां पर देखो 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 दूनी 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, और साथ में लगाएंगे x बराबर x क्यूब माइनस 4। अब देखो सबको एक तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, तो देखो ये आ जाएगा x क्यूब प्लस ये 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस x क्यूब प्लस 4 बराबर 0। देखो x क्यूब इधर क्या है प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का, 4 इधर आएगा तो प्लस का। अब देखो ये x क्यूब प्लस का है, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, देखो कट गए। एक जैसे पद हो, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो सीधी समीकरण में कट जाएगा, ठीक है, एक ही समीकरण में। अब देखो अपने पास बचा हुआ ये 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 और 4 कितने हो गए 12 बराबर 0। देखो ये 6x स्क्वायर बचा हुआ था, पहले x स्क्वायर वाला पद, फिर x वाला, फिर 8 ये प्लस का और 4 प्लस का, कितने हो गए 12। चाहे तो आप यहां से 6 कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। देखो 6 का 6 कॉमन आ गया, 6 का पारा 2 बार बोलने पर 12 आता है तो 2 लिखा, 6 का पारा 2 बार बोलने पर 12 आता है तो ये लिखा 6, और 6 को इधर भेजेंगे तो भाग में जाएगा, भाग में जाके 0/6 यानी 0 हो जाएगा। यहां अपन करके लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि 6 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो 0/6 का मतलब भी क्या होता है 0। तो ये अपनी आ गई द्विघात समीकरण। तो ये क्या लिखेंगे, ये x की घात 2 वाली है या नहीं है,
तो यहाँ पर x की घात 2 है तो अपन क्या कह देंगे, यह द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे यह है द्विघात समीकरण है। तो ये द्विघात समीकरण है। तो इसको इस तरीके से आपको ये सूत्र यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, तभी आप कर पाएंगे इसको आसानी से। तो ये आपको समझ में आया होगा दूसरा सवाल। इसके बाद देखते हैं पहले का तीसरा सवाल। देखो दिखने में तो आप सीधा अगर कर दो, वो यहाँ से दिखने में तो क्या है, ये आपको x² वाला पद दिख रहा है तो बहुत सारे बच्चे इसको लिख देते हैं ये द्विघात समीकरण है, बकायदा चेक नहीं करते। तो अपन चेक करके देखेंगे तभी आप पता लगेगा। ऐसे अपन सवाल में गलती भी हो सकती है। तो देखो इधर तो ऐसे कैसे रहने दो, x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर, इसमें अपन सूत्र लगा देते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। कुछ बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं a² प्लस 2ab प्लस b²। बात एक ही है, ठीक है। मैं 2ab पीछे लिख दिया, यहाँ पर बीच में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे ये सूत्र लगाते हैं। तो देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है, a का स्क्वायर, a का मतलब x², फिर यहाँ पर माइनस वाला सूत्र लगेगा तो यहाँ माइनस हो जाता है और ab के आगे माइनस, यहाँ पर अपन माइनस कर देंगे, ठीक है। -2, ये तो सूत्र वाला 2 लगाया है, ठीक है। a का मान कितना है x इंटू b का मान कितना है 2, प्लस b का मान 2 ही लिखना है, -2 नहीं लिखना है, और फिर b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करना है। तो देखो इसको लिखते हैं। तो ये आ गया x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x² माइनस 4x, 2 को 2 से गुणा किया 4 और ये x प्लस 2 का स्क्वायर 4। यहां पर ध्यान रखें, यहां पर -2 लिखेंगे तो फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यहां पे -2 रख दिया आपने, इसके साथ माइनस रख दिया, ये पहले से माइनस, ये सूत्र वाला ही है, आपको कुछ नहीं है। b का मान ये है, a का मान ये है यहाँ पे, ठीक है। इसी से करना है। अब देखो पक्षांतर करके एक तरफ कर लेते हैं। देखो पक्षांतर कैसे करेंगे, x² को इधर लाएंगे तो माइनस का, 4x को इधर लाएंगे तो प्लस का, और 4 को इधर लाएंगे तो माइनस का, बराबर क्या बचा, कुछ भी नहीं तो 0। अब देखो ये x² प्लस का, ये x² माइनस का कट गया, ठीक है। ये बचा 3x और ये प्लस का 4x, दोनों ही प्लस के, तो 3 और 4 कितने हो गए, 7x प्लस 1 और -4, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -3 बराबर क्या बचा, 0। तो ये क्या द्विघात समीकरण है क्या, बिल्कुल नहीं है। देखो x की घात 1 है तो लिखेंगे यह है द्विघात समीकरण नहीं है। जबकि अपने को शुरू में देखने से क्या पता चल रहा था कि ये द्विघात समीकरण है, जबकि अपने को क्या है सॉल्व किया तो सही में आंसर ये है, एग्जैक्ट आंसर अपना ये है। तो जल्दबाजी में गलती ना करें, चेक करके पता कर लें। इसके बाद देखिए पहले का चौथा सवाल, आपको समीकरण दिया x प्लस 1/x प्लस x²। क्या ये द्विघात समीकरण है, तो अपन सीधा देख के पता नहीं लगा सकते। आपको क्या करना है, आपको मैंने कहा पहले समीकरण सरल समीकरण होनी चाहिए। तो ये बट्टे का x आ रहा है, इसको हटाना है, तो हटाने के लिए जो संख्या बट्टे में आ रही है उसी की गुणा कर देते हैं। तो यहाँ x की गुणा करने पर x की गुणा कर देते हैं, x की गुणा करते हैं तो ये देखो x, इसके साथ एक x की गुणा प्लस 1/x, इसके साथ भी x की गुणा, और प्लस x², इसके साथ भी क्या करनी है, x की गुणा करनी है, सिर्फ x की। तो देखो अपने पास क्या बनेगा, ये x और x², इस x से x क्या हो गया, कट गया, प्लस x की स्क्वायर ये थी 1 पावर, और ये 2 और 1 कितनी होगी, 3। तो देखो अधिकतम घात कितनी आ रही है, 3 आ रही है, जबकि कितनी आनी चाहिए, 2 भी आ रही है देखो, लेकिन 3 भी आ रही है, तो बड़ी बड़ी घात मानी जाती है। आपको कहा है 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये 2 से ज्यादा आ रही है, तो ये भी क्या है, ये है द्विघात समीकरण नहीं है, यह भी द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरीके से आप चेक करेंगे किसी भी सवाल के अंदर कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ये था आपका पहला सवाल पूरा। इसके बाद देखते हैं अपन दूसरा सवाल, ध्यान से देखेंगे इसको, इस तरह के सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं, तो इसको ध्यान से देखेंगे। देखो सवाल क्या दिया है, गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल कीजिए। तो सबसे पहले लिखा हुआ इसको कौन सी विधि से करना है, गुणनखंड विधि से ही आपको हल करना है। तो आज अपन सीखेंगे गुणनखंड विधि से सवाल को कैसे हल करते हैं, अब ये सीखेंगे। तो ये एक सवाल ये दिया, ये दिया, कौन सी समीकरण हल करेंगे, द्विघात समीकरण। देखो x की घात 2 है तो ये कौन सी समीकरण होगी, द्विघात समीकरण। तो देखो पहली समीकरण को हल कैसे करेंगे वो आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पर देखो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर गुणा कराने पर कितना आना चाहिए, तो देखो ये है 2 और 3, 2 को 3 से गुणा कराने पर आपके पास गुणा कराने पर कितना आना चाहिए, 6। अब देखेंगे जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो ये देखो 6 के आगे, दोनों के आगे प्लस 3 है, यानी मतलब यहाँ पर प्लस है, तो यानी जोड़ करने पर कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए आपका 5, और वो भी किसका, माइनस का।
तो माइनस का 5 कैसे आ सकता है? आपकी दोनों ही संख्या माइनस की लेनी पड़ेगी। दोनों संख्या किसकी लेनी है? आपको माइनस की लेनी है। तो देखो आपको दिमाग लगाते हैं कौन सी ऐसी दो संख्या जिसको गुणा कराने पर 6 आ जाए और जोड़ने पर 5 आ जाए। तो आप दिमाग लगाएंगे 2 और 3, 2 और 3 जोड़ने पर कितना होता है? 5 और गुणा कराने पर 6। तो यानी आपके पास समीकरण संख्या कौन सी आ गई? -2 और -3। दोनों ही संख्या किसकी लेनी है? माइनस की। तो देखो माइनस की संख्या लेनी। अब इसको हल करते हैं। देखो सवाल को 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0। आप देखो यहाँ ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कराया है, पेपर में आपको ऐसा नहीं करना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कराया है। सीधा सवाल आपको ऐसे स्टार्ट करना है। देखो यहाँ पर आपको 2 के साथ भी x लगाना है, 3 के साथ भी x लगाना है। अब फिर क्या करना है? इन दोनों में से कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो पहले देखो इसमें से कॉमन लिया तो 2 दोनों में आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया। और पहले वाले पद में तो x हमेशा कॉमन आएगा ही आएगा, तो मैंने यहाँ पे x भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 कॉमन आ गया, x 2 बार है तो एक बार कॉमन आ गया तो एक बार x बचेगा। ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया। देखो 2 भी कॉमन है, x भी कॉमन है। जब पूरी संख्या कॉमन आ जाती है तो क्या बचता है? 1 बचता है। 0 नहीं बचता है, 1 बचता है। और बीच में माइनस था तो माइनस। अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, जबकि इसके अंदर बीच में प्लस आ रहा था, यहाँ क्या आ रहा है? बीच में यहाँ माइनस आ रहा था, यहाँ प्लस आ रहा है। तो यानी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। और देखो कोई संख्या कॉमन आ रही है क्या? देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, तो 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, x कॉमन आ रही नहीं क्योंकि x इसके अंदर है, इसके अंदर है ही नहीं, तो कॉमन नहीं आ रहा। तो देखो यहाँ पर क्या कॉमन लिया? 3, तो क्या बचा हुआ है? x। माइनस कॉमन ले लिया, इसका मतलब ये प्लस किसका हो जाएगा? अब माइनस का। और 3 था वो कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 1 बराबर 0। अब देखो यहां से आपने x माइनस 1 कॉमन लेते हैं, दोनों के अंदर आ रहा है। देखो x माइनस 1 यहां भी आ रहा है, x माइनस 1 यहां भी आ रहा है, तो पीछे क्या बचेगा? यहाँ पे देखो 2x माइनस का 3, ये देखो 2x और माइनस का 3 बचा यहाँ पे, बराबर क्या है? 0। बराबर क्या है? 0। अब अपन उसी तरह निकालेंगे, यदि x माइनस 1 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा? 1। देखो x को इधर लाएंगे तो x 1। और दूसरा है, और यदि दूसरा क्या है? 2x माइनस 3 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या आ जाएगा? देखो 3 को इधर लाएंगे पहले तो 3 आएगा प्लस का, और 2 इधर x के साथ है, ये आएगा इसके भाग में, तो ये दोनों इसके उत्तर आ गए। देखो आपको क्या करना है, पहले ये चीज आपको दिमाग से पता लगानी है। गुणा कराने पर 6 और ये जोड़ने पर 5, तो आप खुद सोचेंगे, बार बार सवाल करेंगे तो आप खुद इसका पता लगा पाएंगे। इसके बाद इसका दूसरा सवाल देखते हैं। ये देखो इसका दूसरा सवाल, ये भी ऐसे ही है, इसमें भी पता लगाते हैं। पहले गुणा कराने पर क्या आना चाहिए? देखो 9 है, इधर 2 है, 9 को 2 से गुणा कर दे तो 18 आना चाहिए, वो भी माइनस का। देखो इसके आगे माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। और देखो यहाँ पे माइनस है, इसलिए मतलब आपको ध्यान रखना है घटाव करने पर ही आना चाहिए। यहाँ माइनस आ गया, इस संख्या के आगे माइनस आ गया, मतलब घटाने पर। और घटाने पर कितना आना चाहिए? ये रहा माइनस का 3। ऐसी दो संख्या जिसको गुणा कराने पर 18 आ जाए और घटाने पर 3 आ जाए, तो 6 और 3 कौन कौन सी होती है? एक होती है 6 और एक होती है 3। देखो 6 में से 3 जाते हैं तो 3 बचते हैं, और 6 को 3 से गुणा कराते हैं तो 18। अब आपको पता लगाना है कौन सी माइनस लेनी है, कौन सी प्लस। घटाव में हमेशा और हमेशा अलग अलग चिन्ह की आएगी, और जोड़ में दोनों ही एक जैसा चिन्ह आएगा, चाहे दोनों ही माइनस हो सकते हैं, दोनों ही प्लस हो सकते हैं। लेकिन घटाव में क्या होगा? एक प्लस और एक माइनस हमेशा ही आएगा। अब कौन सा प्लस लेना है, कौन सा माइनस? तो घटाव के अंदर संख्या किसकी आ रही है? माइनस, तो बड़ी वाली ये लेनी है और छोटी वाली प्लस की। बड़ी संख्या देखो माइनस का 3 आना चाहिए, तो माइनस का 3 कैसे? माइनस 6 में से माइनस 3 प्लस के 3 घटाएंगे तो माइनस पे जाए। अब करना उसी तरह है। देखो आप क्या करेंगे, 9x² माइनस का 6x माइनस प्लस का 3x माइनस 2 बराबर 0। देखो ये इसके साथ भी x लगा दिया, यहाँ इसके साथ भी। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 3 और x। देखो 3 के पढ़े में 9 भी आता है, 3 के पढ़े में 6 भी आता है, इसलिए कॉमन लिया 3 और x। तो 3 का पढ़ा कितनी बार बोलने पर 9 आता है? 3 बार, तो यहाँ 3 लिखा। अरे x एक बार कॉमन ले लिया, एक बार x बचा, माइनस 3 का पढ़ा कितनी बार बोलने पर 6 आता है? 2 बार, और x था वो एक कॉमन लिया, ये रहा। अब देखो यहाँ पर देखो बीच में आ रहा है, यहाँ भी पीछे वाले में x आ रहा है, तो देखो यहाँ कॉमन क्या लेंगे? कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, देखो कुछ भी नहीं आ रहा, फिर भी आपको कॉमन लेना है तो 1 ले सकते हैं। क्या लेंगे? 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3x माइनस 2 बराबर क्या बचा? 0। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? 3x माइनस 2,
तो बचेगा क्या 3x प्लस 1 बराबर 0। ये देखो 3x प्लस 2 यहां से कॉमन ले लिया, एक ये बचा था और ये प्लस का ये बचा बराबर। अब उसी तरह करेंगे, यदि 3x माइनस 2 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा, देखो 2 को इधर लाएंगे तो प्लस का, और ये 3 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में। और दूसरा है, और यदि 3x प्लस 1 3x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर 1 को इधर लाएंगे तो माइनस का 1, और ये 3 इधर आएगा तो भाग में। तो इसके दो उत्तर देखो कौन कौन से, ये इसके दो हल हैं, ठीक है, ये इसके दो हल हैं। इस तरह से आप इसका निकालेंगे। तो ये थी आपके, देखो इस तरीके से अपन करते हैं, उसको कहते हैं गुणनखंड विधि। तो आपको ये सवाल समझ में आएंगे, आगे और करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो आपको करना क्या है, ये पता लगाना है गुणा कराने पर और जोड़ या घटाव करने पर संख्या, ये पता लगने के बाद आप उस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं दूसरे का तीसरा और चौथा सवाल। तो पहले तीसरा देखते हैं, ये ध्यान से देखिए, ये तीसरा अंडररूट वाला सवाल है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। तो पहले देख लेते हैं गुणा कराने पर कितना आना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे, इसको इससे गुणा करो, तो यानी अंडररूट 3 को गुणा करना है 7 अंडररूट 3 से, तो देखो कितना आएगा। तो 7 की जगह तो 7 अंडररूट 3 को अंडररूट 3 से गुणा करते हैं तो 3 बन जाता है, यानी 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21। गुणा कराने पर कितना आना चाहिए 21, और प्लस का आ रहा है तो जोड़ करने पर कितना आना चाहिए, ये देखो जोड़ करने पर 10, जोड़ने पर 10 आना चाहिए, और गुणा कराने पर कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए आपके 10, जोड़ करने पर 10 और गुणा कराने पर 21। खुद सोचो कितना होगा। तो देखो ये लिखा हुआ ये रे 7 और 3, 7 को 3 से गुणा करते हैं तो 21, 7 में 3 जोड़ते हैं तो 10। तो देखो लिखेंगे कैसे इसको, अंडररूट 3x² प्लस, पहला क्या लिखेंगे 7x प्लस 3x प्लस 7 अंडररूट 3 बराबर 0। देखो एक बार 3 के साथ x लगा दिए, कौन कौन सी संख्या आ रही थी 7 और 3, तो एक बार 7 के साथ x लगा दिए, एक बार 3 के साथ। ध्यान देंगे यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एक स्टेप और लिख रहा हूं, फिर कॉमन लेंगे। इस 3 को मैंने क्या लिख दिया, अंडररूट 3 इंटू अंडररूट 3x प्लस 7 अंडररूट 3 बराबर 0। तो अंडररूट 3 को अंडररूट 3 से गुणा करेंगे तो वापस क्या बन जाएगा 3। ऐसा क्यों किया, ताकि अपने कॉमन लेने में आसानी रहे। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, सिर्फ क्या कॉमन आ रहा है x। तो यहाँ क्या बचेगा अंडररूट 3x प्लस 7, अंडररूट 3x प्लस 7 प्लस, देखो इनमें क्या कॉमन आ रहा है। अब देखो ये अंडररूट 3 कॉमन लेना था अपने को, इसलिए ये आएगा। अंडररूट 3 कॉमन नहीं लेंगे तो अपना सवाल सही नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर 2 बार अंडररूट 3 था, एक बार कॉमन ले लिया तो एक बार अंडररूट 3 और x बचेगा। ये कॉमन आ गया तो अंडररूट 3 और x बच गया, और प्लस में अंडररूट 3 कॉमन आ गया तो क्या बचा 7 बराबर 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट एक जैसे बन गए। अगर ये अंडररूट 3 इंटू अंडररूट 3 नहीं लिखेंगे तो ब्रैकेट एक जैसा नहीं बनेगा, फिर अपने सवाल आगे हल नहीं कर पाएंगे आसानी से। तो देखो अब क्या कॉमन आ रहा है, ये आ रहा है अंडररूट 3x प्लस 7 कॉमन आ रहा है, तो पीछे क्या बचा x प्लस अंडररूट 3। ये ब्रैकेट कॉमन आ गया, देखो ये ब्रैकेट कॉमन ले लिया तो यहां तो बचा x और यहां बचा अंडररूट 3, इसके बराबर क्या लिखेंगे बराबर 0। अब आगे तो आप कर ही सकते हो, यदि अंडररूट 3x प्लस 7 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या आएगा, देखो पहले 7 को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का 7, और 3 को इधर लाएंगे तो बट्टे में अंडररूट 3। इसी तरह दूसरा निकालेंगे, और यदि दूसरा क्या है x प्लस अंडररूट 3 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का अंडररूट 3। देखो इधर प्लस का इधर लाएंगे तो माइनस का, तो ये अपने पास इसके दोनों आंसर आ गए। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे ये गुणा कराने पर 21 आना चाहिए और जोड़ने पर ये, और यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है। इतना आपने अगर अच्छी तरह कर लिया सवाल तो फिर सवाल में कहीं भी नहीं अटकेंगे। ये महत्वपूर्ण सवाल है, इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा पेपर के लिए आपके। इसके बाद अगला देखते हैं, ये तो सिंपल ही आप आसानी से कर पाएंगे। देखो गुणा कराने पर कितना आना चाहिए, सीधा सीधा लिखा हुआ यहाँ एक कुछ भी नहीं है तो मतलब 1, यानी सीधा सीधा 16 ही आना चाहिए, और प्लस का है 16 तो मतलब जोड़ने पर कितना आना चाहिए माइनस का 8, माइनस का 8। तो संख्या कौन सी होगी, सिंपल सी बात है 4 और 4, 4 को 4 जोड़ते हैं तो 8 होता है, माइनस के लेंगे दोनों क्योंकि माइनस के 8 आने चाहिए। तो -4 और -4 कितने होते हैं माइनस के 8, और 4 को 4 से गुणा कराने पर 16। ठीक है, अगर -4 को -4 से गुणा करते हैं तो ध्यान रखें प्लस के 16 होते हैं, माइनस के माइनस से गुणा कराने पर प्लस 16 बनते हैं, और प्लस 16 ही आने चाहिए। ठीक है, तो अपन उसी तरह कर लेते हैं सवाल को। देखो
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 बराबर 0। देखो इसके साथ भी एक बार x लगा दिया, एक बार इसके साथ। अब यहां से कॉमन लेंगे तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है x, तो क्या बचेगा x माइनस 4। यहां दो बार x है, एक बार कॉमन ले लिया तो फिर क्या बचेगा, एक x बचेगा, और यहां से ये x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 4। यहां से देखो, अब देखो ध्यान देंगे, यहां पे 4 कॉमन आ रहा है। देखो 4 के पढ़े में 4 आता है, 16 भी आता है 4 के पढ़े में, तो माइनस 4 कॉमन लेना पड़ेगा। अब ये कैसे पता लगाते हैं कि माइनस लेना है या प्लस, तो यहां ध्यान देंगे, देखो यहां पर क्या है, यहां माइनस आ रहा है, पीछे माइनस आना चाहिए, लेकिन यहां पीछे प्लस आ रहा है। जब भी यहां पर पीछे उल्टा चिन्ह दिखे तो आपको माइनस ही कॉमन लेना है। तो माइनस 4 कॉमन लिया तो यहां तो बच गया x। अब 4 का पढ़ा कितनी बार बोलने पर 16 आता है, 4 बार बराबर 0। यहां पर देखो प्लस की जगह क्या कर देना है, माइनस, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन ले लिया है। अब देखो ये x माइनस 4 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो पीछे क्या बचेगा, x माइनस 4 ही बचेगा बराबर 0। अब लिखेंगे यदि x माइनस 4 बराबर 0 हो तो x बराबर 4 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का 4, और दूसरा भी यही है। तो और यदि x माइनस 4 बराबर 0 हो तो x बराबर ये भी क्या आ जाएगा 4, दोनों सेम है, तो ये इसके आंसर हो गए। तो ये है आपके द्विघात समीकरण हल करने का तरीका। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।